नमस्कार सभी को, मेरा नाम है अनुष्का और मैं स्वागत करती हूं आपका अपने YouTube चैनल पर, जहां पर हम पढ़ते हैं फिजिक्स आसान भाषा में। तो क्लास 12th फिजिक्स में हमारी यूनिट 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चल रही थी, जिसमें हम अपना पहला चैप्टर इलेक्ट्रिक फील्ड्स एंड चार्ज कवर कर रहे हैं। तो इसके अंदर आपका 8th टॉपिक है, यूनिट फर्स्ट का 8th टॉपिक है कूलम्ब्स लॉ। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। Coulomb's law. According to this law, the force of attraction or repulsion between two stationary point charges is. Coulomb's law क्या कहता है? Coulomb's law कहता है कि किन्हीं दो चार्ज के बीच में लगने वाला रिपल्शन और अट्रैक्शन फोर्स होता है नंबर 1, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेस। उन दोनों चार्जेस का जो मैग्नीट्यूड होता है उन दोनों के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस। ठीक है, मैग्नीट्यूड से मतलब हमारा ये है कि मान लिया किसी भी दो बॉडी ले लेते हैं, हम 2 बॉडी कंसीडर करते हैं। एक बॉडी ये ए, दूसरी बॉडी बी। बॉडी ए पर चार्ज है Q1, बॉडी बी पर चार्ज है Q2। अब चार्ज कैसा भी हो, पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, केवल उसकी वैल्यू के Q1 प्लस के भी हो सकता है और माइनस के भी हो सकता है। अभी मैंने आपको नेचर के बारे में नहीं बताया, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड बताया है, और मैग्नीट्यूड में हम साइन को नहीं लेते हैं। ठीक है, तो किन्हीं दो बॉडी के बीच में लगने वाला रिपल्शन या फिर अट्रैक्शन फोर्स, जिसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी बोलते हैं, हमने पहले भी पढ़ा है। जब दो चार्ज को हम पास पास रखते हैं तो अगर उन दोनों चार्ज की नेचर अपोजिट होती है तो वो अट्रैक्शन शो करते हैं, एंड जब दोनों चार्जेस की नेचर सेम होती है तो उनके बीच में रिपल्शन होता है। यानी कि किन्हीं भी 2 पॉइंट चार्जेस के बीच में दो तरीके के फोर्स लगते हैं, अट्रैक्शन फोर्स एंड रिपल्शन फोर्स। ठीक है, इन दोनों फोर्सेस को हम क्या बोलते हैं? किन्हीं भी दो चार्जेस के बीच में लगने वाले फोर्स को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आपका अट्रैक्शन भी हो सकता है और रिपल्शन भी हो सकता है। कूलम्ब्स लॉ क्या कहता है? कूलम्ब्स लॉ कहता है कि किन्हीं भी 2 पॉइंट चार्जेस के बीच में लगने वाला फोर्स कैसा हो सकता है? ये फोर्स अट्रैक्टिव भी हो सकता है नेचर में और रिपल्सिव भी हो सकता है, या फिर इन शॉर्ट आप बोल देते हैं इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो किन्हीं भी 2 पॉइंट चार्जेस के बीच में लगने वाला अट्रैक्शन और रिपल्शन फोर्स, या फिर हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है? उन दोनों चार्जेस के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के। मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट का मतलब है दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड जो भी है उन दोनों की मल्टीप्लाई जब आप कर देते हैं तो आपको दोनों का प्रोडक्ट मिल जाता है। जैसे इसका मैग्नीट्यूड है Q1 एंड Q2, तो इन दोनों के बीच में लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैपिटल F प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू। प्रोपोर्शनल से मतलब क्या है? प्रोपोर्शनल से मतलब सभी जानते हैं, यानी कि जैसे जैसे ये बढ़ेगा इन दोनों के मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट, वैसे वैसे फोर्स भी बढ़ता जाएगा। ठीक है, सेकंड, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। और ये जो फोर्स है कि 2 पॉइंट चार्जेस के बीच में लगने वाला, ये इन दोनों के बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि ये इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है, यानी कि F प्रोपोर्शनल टू F इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर, और हम इसको क्या बोल सकते हैं? F प्रोपोर्शनल टू 1/R स्क्वायर। इनवर्सली प्रोपोर्शनल होने का मतलब ये होता है कि जैसे जैसे हम इन दोनों के बीच का डिस्टेंस बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे हमारा फोर्स घटता जाएगा। प्रोपोर्शनल का मतलब होता है कि दोनों में एक सीधा रिलेशन है, अगर हम एक क्वांटिटी बढ़ा रहे हैं तो दूसरी भी बढ़ेगी, इसका मतलब होता है प्रोपोर्शनल, है ना। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब है कि एक क्वांटिटी बढ़ेगी तो दूसरी क्वांटिटी वो घट जाएगी। तो दोबारा से इसको एक बार देखते हैं। Coulomb's law. According to this law, the force of attraction or repulsion between two stationary point charges is number 1,
directly proportional to the product of magnitude of the charges. Second, inversely proportional to the square of the distance between them. अब यहां पर एक नोट डला हुआ है. दिस फोर्स, कौन सा फोर्स? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, या फिर ये कह लो कि इन्हीं दो चार्ज के बीच में लगने वाला अट्रैक्शन और रिपल्शन फोर्स हमेशा एक्ट करता है एक लाइन के अलोंग. जो लाइन इन दोनों चार्ज को ज्वाइन करती है, इस लाइन के अलोंग ही ये एक्ट करेगा. अगर ये वाला चार्ज आपका पॉजिटिव है और ये वाला चार्ज आपका नेगेटिव है, तो इसमें अट्रैक्शन शो होगा इस तरीके से. और अगर दूसरे केस की हम बात करें, ये दोनों ही चार्ज सेम नेचर के हैं, तो इनमें क्या होगा? रिपल्शन होगा. दोनों ही दूर दूर चले जाएंगे, है ना. तो यानी कि ये जो फोर्स है कैसे एक्ट कर रहा है? उस स्ट्रेट लाइन के अलोंग एक्ट कर रहा है जो इन दोनों पॉइंट चार्जेस को यहां पर ज्वाइन कर रही है. ठीक है, अब देखिए यहां से कुछ थ्योरी लिखी हुई है, उसको पढ़ते हैं. If 2 point charges Q1 and Q2 are at r small r distance in air or vacuum, or we can say that in free space. यहाँ पे हमारे पास 2 point charges है Q1 and Q2, जिसकी नेचर का इसमें जिक्र नहीं कर रखा. 2 point charges है Q1 and Q2, ये दोनों एक दूसरे से स्मॉल r डिस्टेंस पर रखे हुए हैं फ्री स्पेस के अंदर, या फिर एयर के अंदर, या फिर वैक्यूम के अंदर. आप लिख सकते हैं, इन तीनों में से कोई भी एक चीज लिख सकते हैं. तब जो फोर्स है, देन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन कैपिटल एफ. तो इन दोनों के बीच दोनों में से कोई एक फोर्स लगेगा, या तो वो अट्रैक्शन होगा या फिर वो रिपल्शन होगा. तो जो भी वो फोर्स होगा इनके बीच में, वो कैपिटल एफ प्रोपोर्शनल होगा इन दोनों के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के. तो कैपिटल एफ प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2, फर्स्ट इक्वेशन. Next, capital F inversely proportional to distance square of distance between them. तो capital F inversely proportional to r square. That is second equation. तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड को अगर हम कंबाइन कर दे तो हमें क्या मिलेगा? F proportional to Q1 Q2 upon r square. अब जब भी प्रोपोर्शनैलिटी का सिंबल होता है, इसको हटाकर हम एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस कराते हैं. तो यहां पर F इक्वल्स टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, जहां पर K क्या है? K एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, जिसको हम कूलम्ब्स कांस्टेंट बोलते हैं या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट बोलते हैं. वेयर K इज प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट एंड इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट और कूलम्ब्स कांस्टेंट. अब देखिए यहां पर जो इक्वेशन नंबर 3 थी, वो किसको रिप्रेजेंट करती है? वो कूलम्ब्स लॉ को रिप्रेजेंट करती है. ठीक है, जहां पर K क्या है? K है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट और कूलम्ब्स कांस्टेंट. और K किसके बराबर होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के. ठीक है, जहां पर एप्सिलॉन नॉट क्या है? एप्सिलॉन नॉट है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस. परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस. ठीक है, जहां पर एप्सिलॉन नॉट क्या है? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस. एप्सिलॉन नॉट किसे बोलते हैं? इसे, इसको हम बोलते हैं एप्सिलॉन नॉट. ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? एप्सिलॉन नॉट. अब जो K है इसकी वैल्यू क्या होती है? यानी कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट या फिर K, इसकी जो वैल्यू होती है वो क्या होती है? 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर. इसको याद कर लीजिएगा, न्यूमेरिकल्स में इसकी बहुत ज्यादा नीड होती है. अब देखिए इक्वेशन नंबर 3 कूलम्ब्स लॉ को रिप्रेजेंट कर रही है. तो अगर यहाँ पे हम K की वैल्यू रख दें तो इसको हम और क्या लिख सकते हैं? F इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर. अब यहाँ पर एक नोट डाल के आप लिख सकते हैं कि जो ये आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट है या फिर कूलम्ब्स कांस्टेंट है कैपिटल K, ये 2 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है. नंबर 1, द नेचर ऑफ द मीडियम बिटवीन 2 चार्जेस. इन दोनों चार्जेस के बीच में जो मीडियम है उसकी नेचर पर ये डिपेंड करेगा. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बात करें कि ये एयर या फिर वैक्यूम में रखा है, ये एयर या फिर वैक्यूम में रखा है, तो उस कंडीशन में K की वैल्यू 1 होती है. सिस्टम ऑफ यूनिट्स चूजन टू मेजर
सिस्टम ऑफ यूनिट्स चूजन टू मेजर फोर्स Q1, Q2 एंड R। अब देखिए के कब कब बदलेगा, जब दोनों चार्जेस के बीच का मीडियम आप बदल देंगे तब के की वैल्यू बदलती जाएगी। एंड आप फोर्स को और दोनों चार्जेस को और इन दोनों के बीच के डिस्टेंस को मेजर करने के लिए अगर आप अलग तरीके की यूनिट चूज करते हो, जैसे कि MKS में करोगे, SI यूनिट्स चूज करोगे या फिर CGS में जाएंगे, तो वैल्यू वेरी कर जाएगी के की, है ना। तो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ।